और आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ गरीबी और एक ठंडी रात की है या यहाँ पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि पूस की रात को अक्सर सिर्फ एक गरीब किसान की बेबसी की कहानी मान लिया जाता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है और ये समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब प्रेमचंद ये कहानी लिख रहे थे, यानी 1930। अच्छा। ये वो दौर था जब प्रेमचंद ने सपनों वाली आदर्शवादी कहानियां लिखना छोड़कर जैसी दुनिया थी उसे वैसा ही दिखाना शुरू कर दिया था। कोई हीरो नहीं, कोई आसान हल नहीं, बस कड़वी सच्चाई। बस कड़वी सच्चाई। इसे ही साहित्य में यथार्थवाद कहते हैं और पूस की रात इसका एक शानदार उदाहरण है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही इस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। सीन खुलता है खलकू के घर पर। वो अपनी पत्नी मुन्नी से पैसे मांग रहा है। हाँ, क्योंकि महाजन सहना दरवाजे पर खड़ा है। और ये कोई मामूली पैसे नहीं है, ये वो 3 रुपए हैं जो उस जोड़े ने पाई पाई जोड़कर एक कंबल के लिए जमा किए थे। बिल्कुल, और यहीं से कहानी का पूरा संघर्ष खड़ा होता है। वो 3 रुपए सिर्फ पैसे नहीं है, वो पूस की जानलेवा ठंड से बचने का एक मात्र जरिया है। सही बात है। इसलिए मुन्नी का गुस्सा एकदम जायज है। वो साफ मना कर देती है। उसका तर्क बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। हाँ, कि अगर ये पैसे दे दिए तो कंबल कहाँ से आएगा, और बिना कंबल के तुम खेत की रखवाली कैसे करोगे। बिल्कुल, वो कहती है उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। और मुन्नी सिर्फ इतना ही नहीं कहती, उसका गुस्सा उस एक महाजन पर नहीं है, वो पूरी व्यवस्था पर है। वो जो कहती है वो आज भी चुपता है। मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये लाइन तो वो तो यहाँ तक कह देती है कि छोड़ दो ये खेती, मजदूरी कर लो, कम से कम पेट भर रोटी तो मिलेगी। हाँ, किसी की धौंस तो नहीं सहनी पड़ेगी। और ये मुन्नी का सबसे महत्वपूर्ण संवाद है। अच्छा। वो सिर्फ एक पत्नी की तरह शिकायत नहीं कर रही है, बल्कि एक तरह से आर्थिक विश्लेषण कर रही है। वो समझ चुकी है कि ये किसानी एक ऐसा कुआं है जिसमें उनकी सारी मेहनत डूब जाएगी और हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ नहीं। इसलिए उसका ये कहना कि ऐसी खेती से बाज आए, ये उस शोषणकारी चक्र से बाहर निकलने का एक व्यवहारिक रास्ता है, भले ही वो रास्ता मजदूरी का क्यों न हो। हाँ, ये बात तो है। पर क्या ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुन्नी की सोच में एक तरह की हार भी है। वो किसानी छोड़कर मजदूरी करने को कह रही है, जो उस समय शायद एक कदम नीचे माना जाता था। आपकी बात सही है, सामाजिक तौर पर ये एक हार ही थी। लेकिन मुन्नी उस सम्मान के खोखलेपन को देख पा रही है। वो जानती है कि नाम के किसान बने रहने की कीमत क्या है। भूखा पेट, कर्ज का बोझ और पूस की रात में बिना कंबल के ठिठुरना। बिल्कुल। दूसरी तरफ है हल्कू। देखिए, प्रेमचंद ने किरदारों के नाम भी कितने सोच समझ कर रखे हैं। नाम है हल्कू, लेकिन शरीर से भारी भरकम है। हाँ, ये विरोधाभास है। ये विरोधाभास उसकी हालत को दिखाता है। वो शारीरिक रूप से मजबूत है, पर हालात के आगे एकदम हल्का, एकदम बेबस है। उसे मुन्नी के सारे तर्क समझ आ रहे हैं, पर उसे एक ही डर खाए जा रहा है, गाली खाने का डर। वो बस इतना ही कह पाता है, तो क्या गाली खाऊं। हाँ, और इस एक डर के आगे, उस अपमान के डर के आगे, वो अपनी जरूरत, अपनी पत्नी की सलाह, सब कुछ ताक पर रख देता है। और मुन्नी को आखिर में वो पैसे देने ही पड़ते हैं। और जब हल्कू वो 3 रुपए लेकर घर से निकलता है, तो प्रेमचंद एक बहुत ही दर्दनाक पंक्ति लिखते हैं, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। हाँ, ये वो पैसे नहीं थे, ये उसकी उम्मीद थी, ठंड से बचने का उसका हक था, जो वो अपने हाथों से छीन कर दे रहा था। तो हल्कू वो 3 रुपए देकर निकल पड़ता है, और प्रेमचंद हमें सीधा उस जगह ले जाते हैं जहां इन 3 रुपयों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस पूस की रात वाले खेत में। और वो दृश्य कमाल का है। हाँ, पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कांप रहे हों। हल्कू ईख के पत्तों की एक कच्ची सी छतरी के नीचे बांस की खटोली पर एक पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा है। और वो अकेला नहीं है। नहीं, उसका कुत्ता जबरा खाट के नीचे पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा है। दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही। बिल्कुल। और इसी ठंड में जब वो अकेला है, तो उसके मन में वो विचार आते हैं जो दिन के उजाले में शायद नहीं आते। वो अपने और दूसरों के जीवन की तुलना करता है। हाँ, वो सोचता है मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। वो उन अमीर लोगों के बारे में सोचता है जिनके पास मोटे मोटे गद्दे और लिहाफ हैं, जिन्हें सर्दी छू भी नहीं सकती। बिल्कुल। और इस पूरी नाइंसाफी को वो क्या नाम देता है? तकदीर की खूबी। यहीं पर प्रेमचंद की पकड़ दिखती है। हल्कू इस व्यवस्था से लड़ नहीं सकता, उसे बदल नहीं सकता।
तो वो इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता है। ये एक तरह से हार मान लेना है ना? हाँ, ये उस दौर के आम किसान की मानसिकता है जब शोषण इतना आम हो जाए कि वो अन्याय न लगकर नियति लगने लगे। एग्जैक्टली। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि मेहनत करने वाला क्यों पिस रहा है, तो वो इसे भगवान की मर्जी या तकदीर मान लेता है। लेकिन ठंड तकदीर को नहीं मानती, वो तो लगती है। हाँ। और जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा आता है। जबरा के साथ वाला सीन। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमेशा याद रह जाता है। हल्कू अपने कुत्ते जबरा को उठाता है, उसका सिर थपथपाता है और उससे अपनी गोद में सुला लेता है। और सोर्स के विश्लेषण की एक पंक्ति है, कुत्ते की देह से दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से न मिला था। ये कमाल की बात है, इंसानों की दुनिया ने उसे सिर्फ शोषण, अपमान और ठंड दी है, और एक जानवर उसे वो दे रहा है जो उसे किसी इंसान से नहीं मिला, निस्वार्थ अपनापन और गर्मी। और ये जो तल है ना जबरा के साथ, ये दिल तोड़ देता है। जबरा को भी लगता है कि स्वर्ग यही है। वो दोनों उस पल में बराबर हैं। दोनों ठंड से लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। प्रेमचंद लिखते हैं कि इस अनोखी दोस्ती ने जैसे हल्कू की आत्मा के सारे दरवाजे खोल दिए थे। अपनी सारी गरीबी, बेबसी और अकेलेपन के बीच ये एक शुद्ध और सच्चा क्षण है। और शायद इसी क्षण से हल्कू में थोड़ी हिम्मत आती है। हाँ बिल्कुल। उसे पास के आम के बाग में पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर दिखाई देता है और वो फैसला करता है कि अब और नहीं ठिठुरना। वो पत्तियां बटोरकर अलाव जलाएगा। वो और जबरा दोनों बाग में जाते हैं, पत्तियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाते हैं। और जैसे ही आग जलती है, हल्कू का पूरा बर्ताव बदल जाता है। एकदम। वो आग सिर्फ ठंड नहीं भगाती, वो हल्कू के अंदर एक आत्मविश्वास जगाती है। वो ठंड पर अपनी जीत का जश्न मनाता है। हाँ, वो जबरा से कहता है, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? वो दोनों खेल में आग के ऊपर से कूदते भी हैं। ये उस भयानक रात में एक छोटी सी जीत का जिंदा दिली का पल है। ये दिखाता है कि इंसान कितनी भी मुश्किल में हो, वो खुशी के छोटे छोटे पल ढूंढ ही लेता है। तो यहाँ आग के पास बैठकर उसे एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। लेकिन क्या ये एहसास उसे अपनी जिम्मेदारी यानी फसल की तरफ वापस खींच पाएगा या ये उसे और दूर ले जाएगा? क्योंकि कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ रही है। यही कहानी का असली मनोवैज्ञानिक मोड़ है। आग की गर्मी और रात भर के जागरण के बाद हल्कू को आलस घेर लेता है, अलाव भी बुझने लगता है। और ठीक तभी उसका वफादार कुत्ता जबरा जोर जोर से खेत की ओर भागकर भौंकने लगता है। हल्कू को जानवरों के कूदने, दौड़ने और फसल चढ़ने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। वो समझ जाता है कि नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया है। हाँ, उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही है। यहाँ मैं हमेशा अटक जाता हूँ। उसकी महीनों की मेहनत आंखों के सामने तबाह हो रही है और वो बस बैठा रहता है। कोई भी सोचेगा, अरे भाई उठो, अपनी फसल बचाओ। हाँ, क्या हम इसे सिर्फ ठंड का असर मान सकते हैं या यहाँ कुछ और चल रहा है? यही इस कहानी का सबसे गहरा सवाल है और इसका जवाब आलस्य नहीं है। अच्छा। देखिए, पहली नजर में लगता है कि हल्कू आलसी है, लेकिन सोर्स हमें एक ज्यादा गहरे शब्द की तरफ ले जाता है, अकर्मण्यता। अकर्मण्यता। ये सिर्फ सुस्ती नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक हार है। ये वो उदासीनता है जो लगातार हो रहे शोषण से पैदा होती है। उसके दिमाग में एक सीधी सी बात चल रही है, मैं ये फसल किसके लिए बचाऊं? बिल्कुल, मतलब अगर फसल बच भी गई तो सारी उपज तो सहना जैसे महाजनों का कर्ज चुकाने में ही चली जाएगी। उसके हिस्से में तो फिर वही खाली हाथ और ठंडी आएगी। बिल्कुल, वो अपनी ही मेहनत के फल से भावनात्मक रूप से पूरी तरह कट चुका है। वो फसल अब उसकी नहीं है, वो कर्ज चुकाने का एक जरिया मात्र है। तो जब वो नीलगायें फसल चर रही हैं तो हल्कू को लग रहा है कि वो उसका नहीं, महाजन का नुकसान कर रही हैं। हाँ, उस क्षण में उस जानलेवा ठंड से बचना, उस गरम राख के पास बैठे रहना उसकी पहली और एकमात्र प्राथमिकता बन जाती है। वो एक बार उठता भी है, लेकिन हवा का एक ठंडा बर्फीला झोंका उसे वापस बिठा देता है। और वो हवा का झोंका सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। वो उसे याद दिलाता है कि इस फसल को बचाने का इनाम भी यही ठंड है। तो एक तरह से फसल को बर्बाद होने देना ही उसके हाथ में एकमात्र नियंत्रण है। ये एक अजीब तरह का विद्रोह है। हाँ, एक निष्क्रिय विद्रोह। वो उस खेल को खेलने से ही इनकार कर देता है जिसमें उसकी हार तय है। और इसीलिए वो वहीं गर्म राख के पास चादर ओढ़कर सो जाता है, अपनी मेहनत की तबाही की आवाजें सुनते हुए। कहानी का अंत सुबह के सीन से होता है। चारों तरफ धूप खिल चुकी है। हल्कू उठता है और उसकी पत्नी मुन्नी खेत की तरफ से आती है। चेहरे पर मायूसी और गुस्सा है। हाँ, वो कहती है, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया।
मुन्नी की चिंता एकदम असली है। उसे घर चलाना है, उसे पता है कि अब मालगुजारी यानी लगान भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। वो भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन जब वो हल्कू की तरफ देखती है तो कहानी एक और मोड़ लेती है। हाँ, हल्कू के चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं है। वो खुश है, संतुष्ट है। और जो मुन्नी चिंता जताती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, तो हल्कू एक प्रसन्न चेहरे से कहता है, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। और ये एक वाक्य पूरी कहानी का निचोड़ है। बिल्कुल, जो बात मुन्नी ने कहानी की शुरुआत में गुस्से और हताशा में एक सुझाव के तौर पर कही थी, वो अब एक सुखद सच्चाई बनकर सामने खड़ी है। खेत का नष्ट होना हल्कू के लिए कोई त्रासदी नहीं है, ये एक मुक्ति है। हाँ, उसने किसानी से जुड़ी उस कभी न खत्म होने वाली तकलीफ से, उस झूठी उम्मीद से छुटकारा पा लिया है। वो अब आधिकारिक तौर पर एक किसान नहीं, एक मजदूर है। जरा यही तो प्रेमचंद का कमाल है। ये कहानी सिर्फ गरीबी नहीं दिखाती, ये उस गरीबी से पैदा होने वाली मानसिकता को दिखाती है। ये एक किसान के मजदूर बनने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की गाथा है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था एक अन्नदाता को उसकी जमीन, उसकी मेहनत से ही बेगाना कर देती है, उसे तोड़ देती है। हल्कू की खुशी उस पूरी व्यवस्था पर एक खामोश लेकिन बहुत जोरदार तमाचा है। तो जैसा हमने इस चर्चा की शुरुआत में सवाल उठाया था, ये कहानी सिर्फ एक ठंडी रात की नहीं है। ये उस रात में हुए एक मानसिक परिवर्तन की कहानी है। हाँ, शोषण और बेबसी इंसान को किस हद तक उदासीन बना सकते हैं, ये उसकी कहानी है। हल्कू की आखिरी खुशी उसकी हार नहीं, बल्कि उस दर्दनाक व्यवस्था से मिली आज़ादी का प्रतीक है। भले ही वो आज़ादी उसे मजदूर बनाकर ही क्यों न मिली हो। सही बात है। बिल्कुल। और प्रेमचंद ने ये कहानी 1930 में उस वक्त के भारतीय किसानों के बारे में लिखी थी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हल्कू की ये दुविधा आज भी कितनी प्रासंगिक है। ये एक बड़ा सवाल है। जब किसी भी इंसान को, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो, किसी फैक्ट्री का मजदूर हो या फिर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी हो, कहीं भी जब उसे अपनी मेहनत का सही फल या सम्मान नहीं मिलता, तो क्या धीरे धीरे उसके मन में भी अपने काम के प्रति उसी बेगानेपन का भाव पैदा नहीं होता? ये सवाल प्रेमचंद ने तब पूछा था और शायद आज भी उतना ही जरूरी है।